गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चारकोट सेक्टर 1 म्युनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से सरिता सुहास नालदे। आज का हमारा 9th क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश है और आज का टॉपिक है अपना एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, ये जो क्वेश्चन है जो आपको आपके पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 3 पे रहता है, बी सेक्शन में। और उसे हम ये 5 मार्क्स के लिए आता है। पहले 10 मार्क्स के लिए आता था और अभी 5 मार्क्स के लिए उसको कर दिए हैं। और बहुत ही इजी और एकदम सिंपल टॉपिक है। तो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले आपको एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है वो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन मराठी में भी होता है, यही सेम क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज में भी होता है। खाली शब्द अलग अलग है। रसग्रहण जिसे आप कहते हो कविता का, उसे हम इंग्लिश में एप्रिसिएशन कहा जाता है। तो एप्रिसिएशन करना मतलब हम अगर डेली लाइफ में देखेंगे तो एप्रिसिएशन का मीनिंग होता है किसी को मतलब उसके सराहना करना, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट देना, उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। तो आज का हम टॉपिक है कि एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का मीनिंग अभी जस्ट मैंने मेरे वर्ड्स में बताया। एप्रिसिएशन इज अ वंडरफुल थिंग, इट मेक्स व्हाट इज एक्सेलेंट इन अदर्स बिलोंग टू अस एज वेल। मतलब एप्रिसिएशन, हम एप्रिसिएट सभी को करते हैं क्या? नहीं। तो हम किस इन्हें अगर उस चीज में या किसी थिंग में या किसी स्पोर्ट्स में या किसी वर्क में अगर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उसको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, अप्रिशिएट उसको हम करते हैं। और वो बहुत ही जरूरी है। अभी अगर हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले रहे हैं या ऑफलाइन भी जब भी स्कूल में होता था, तो अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से उसका होमवर्क या इंटरनल वर्क या जो भी आंसरिंग क्वेश्चनिंग जो भी वर्क होता है पूरे साल भर के लिए, तो उसको भी हम एक अवार्ड के तौर पे देते हैं, उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। क्लैपिंग करते हैं उसके लिए या उसको छोटा सा कुछ गिफ्ट देते हैं। मतलब वो एप्रिसिएशन के अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर हमें पर पोएम का क्या करना है, रस ग्रहण, मतलब उसमें जो भी ये भरा मतलब है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, उसका पोएट का नाम है, मतलब उसकी हमें सारांश में जो माहिती होती है वो पॉइंट के जरिए या पैराग्राफ के जरिए आप दे सकते हो। तो उसी का ये जो मीनिंग है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो है, मतलब कविता का जो रसग्रहण हमें करना है, कविता की जो माहिती हमें देनी है, उसे एप्रिसिएशन ऑफ पोएम यहाँ पर कहा गया है। और रियल लाइफ में एप्रिसिएशन मतलब उसका ये करना, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसका अभिनंदन करना, अलग अलग तरीके से हम अप्रिसिएशन कर सकते हैं। तो पोएम का जो कविता का अप्रिसिएशन होता है वो हमें 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपको पूरे सिलेबस में जितनी भी कविताएं हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट यूनिट 1 में आपको वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी है, देन होप इज द थिंग विथ फीदर्स है। तो ये जो है कविता जो भी है उसमें क्योंकि कल्पना शक्ति का उसमें उपयोग किया जाता है, अलग अलग अलंकारों का उसमें उपयोग किया जाता है। कोई पैसेज है उसको हम कविता नहीं कह सकते। तो कविता एक रस भरी होती है, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के रस उसमें यूज किए होते हैं। रस मतलब हमारे जूसेस वाले रस नहीं, तो एक अलंकारित भाषा उसमें यूज की होती है। और उसी से हमें उसका जो ताल सुर जो है वो ये होता है और अच्छा लगता है। कविता करना भी बहुत अच्छी बात है और कविता पढ़ना, उसको समझना भी बहुत अच्छी बात है। और अच्छे से आप कविता समझ सकते हो। तो एक क्वेश्चन कविता के ऊपर आता है, तो उसे हम एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जिसे कहा जाता है। उसमें बहुत ही इजी टॉपिक ये है जिसमें 5 पॉइंट आपको कहे जाते हैं। यहाँ पर देखो आपको फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट में मैंने एक पोएम का उदाहरण ही लिया है। तो एप्रिसिएशन मतलब जिसमें ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है वो मैंने पहले ही आपको बताया है। उसमें टाइटल फर्स्ट पॉइंट होता है, टाइटल सेकंड पॉइंट होता है पोएट या ऑथर। अभी आप बोलोगे कि टाइटल तो आपको कविता का पता ही होता है,
और आपको एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो कविता का जो स्टांजा, एक स्टांजा, दो स्टांजा, तीन स्टांजा जो भी है, या पूरी कविता उसमें दी जाती है। आपको पेपर में ऑलरेडी कविता जो है, पोएम जो है वो दी जाती है। तो पोएम दी जाती है मतलब उसमें टाइटल भी दिया रहता है। तो टाइटल जो दिया रहता है वही टाइटल आपको खाली लिखना होता है टाइटल के सामने। तो द टाइटल ऑफ द पोएम, अभी ये वॉक अ लिटिल स्लोअर का है। वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, आपने वो पोएम पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पोएम दिया गया है। उसका मीनिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक छोटा जो बच्चा है वो अपनी भावना अपने पापा के साथ, डैडी के साथ, जो भी उसकी रिलेशन है, जो भी उसकी भावना है, वो उसको एक्सप्लेन करता है उसमें। तो टाइटल क्या है? द टाइटल ऑफ द पोएम इज वॉक अ लिटिल स्लोअर। तो ऐसे ही आप हर एक पोएम का लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स यही है, पॉइंट्स यही है, खाली जो आंसर लिखने वाला है वही चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर वॉक अ लिटिल स्लोअर दिया है, अगर होप इज द थिंग विथ फीदर्स रहेगा तो आपको इधर क्या लिखना है? द टाइटल ऑफ द पोएम इज होप इज द थिंग विथ फीदर। जो आपको पोएम दी गई है उसी का ही अप्रिसिएशन आपको लिखना है। आपके मन से कोई भी पोएम का अप्रिसिएशन नहीं लिखना है। आपको पेपर में एग्जैक्ट पोएम दिया रहेगा और टाइटल भी आपको उसमें दिया ही रहता है, तो आपको खाली वहां से उठा के पेपर में लिखना होता है। तो ऑलरेडी आपको ये दिया ही रहेगा, तो उसमें गलत नहीं करना है। आधे मार्क्स के लिए टाइटल जो है उसको आधा मार्क्स होता है। सेकंड है पोएट। पोएट मतलब उसका जो कवि है, ऑथर है, जो लेखक है, कविता किसने लिखी है, समझ में है ना? तो कविता जिसने लिखी होती है उसका भी नाम आपको नीचे दिया रहता है। कविता जब आप पढ़ते हो तो जहाँ पर कविता एंड होती है, जहाँ पर पोएम एंड होती है, वहां पर ऑथर का नाम होता है। मैं जगह भी आपको बता रही हूँ। पहले क्वेश्चन, टाइटल कहाँ पे मिलता है? टाइटल तो सबको पता है, जैसे मैंने यहाँ पर एप्रिसिएशन लिखा है तो ये हेडिंग है, दिस इज हेडिंग। तो ऐसे ही टाइटल मतलब हेडिंग, जो कविता का हेडिंग है, जो कविता का टाइटल है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। वहां पर जो पोएट ऑथर का नाम दिया है वही आपको लिखना है। अगर एनोनिमस दिया है तो एनोनिमस लिख सकते हो, मतलब अननोन, ऑथर अननोन, ऐसे अगर लिखा है तो आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। अगर ऑथर का नाम दिया है तो आपको नाम लिखना है। द पोएम इज रिटन बाय, सेंटेंस वही रहेगा, खाली नाम चेंज होगा। द पोएम इज रिटन बाय एन एनोनिमस, वहां पर वही दिया है। देन थर्ड पार्ट इज राइम स्कीम। अभी कितने बच्चों को राइम स्कीम कैसे निकालते हैं वो पता है कि नहीं पता नहीं, वो मैं बताने वाली हूँ। तो राइम स्कीम किसे कहते हैं, राइम स्कीम आप कैसे निकालते हो वो मैं बताऊंगी। तो इस पोएम का राइम स्कीम जो है, राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। राइम स्कीम जो लिखना है आपको वो है ABCB। ये वॉक अ लिटिल स्लोअर का है, हर एक पोएम का अलग आ सकता है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, जो आपको हिंदी में भी पता है, मराठी में भी पता है। अलंकार किसे कहते हैं? मेटाफर, एलिटरेशन, जैसे उपमा रूपक अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यही जो अलंकार है, तो उस कविता के अनुसार पुनरावर्तन, ऐसे जो भी अलंकार के प्रकार बहुत सारे हैं। तो आपको एलिट्रेशन तो सब में ही मिलता है, क्योंकि सिंगल लेटर जो है वो रिपीट हर एक पोएम में, हर एक लाइन में हो सकता है। तो एलिट्रेशन सिंपल है, इजी है ध्यान में रखने के लिए भी। तो कोई भी पोएम में लिखोगे तो एलिट्रेशन आप लिख सकते हो। पर अलग अलग पोएम में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। तो एक कोई भी ध्यान में रखो तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, उसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का खाली आपको नाम लिखना है। अगर किसी किसी को सेंटेंस के साथ नाम लिखोगे तो भी चलता है, खाली मेटाफर या एलिट्रेशन ऐसे लिखोगे तो भी चलता है। तो फिगर ऑफ स्पीच ये चौथा पॉइंट है। आपको खाली अभी पॉइंट पे ध्यान देना है कि कितने पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो टाइटल हो गया आधे मार्क्स के लिए, पोएट या ऑथर का नाम हो गया आधा मार्क्स, और फिर राइम स्कीम, राइम स्कीम 1 मार्क्स के लिए, फिगर ऑफ स्पीच
एक दो, हाँ, फिर राइम स्कीम 1 मार्क्स के लिए होता है, फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क्स के लिए होता है, एंड देन सेंट्रल आइडिया जो लास्ट पॉइंट है वो 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। इसे टोटल एप्रिसिएशन आपको 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है, और बहुत ही इजी है। पोएम आपको ऑलरेडी दिया रहता है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सब उसी में दिया रहता है, खाली आपको उतारना होता है। तो उतना तो काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो सभी बच्चे। तो 5 मार्क्स आपको गंवाना नहीं है, बोर्ड के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ। तो फिगर ऑफ स्पीच में आप मेटाफोर, एलिट्रेशन, सिमिली या जो भी है वो ऐसे प्रकार आप लिख सकते हो जो उसमें आते हैं, क्योंकि 2-4 फिगर ऑफ स्पीच तो आपके सिलेबस के तौर पर आपके हुए ही रहते हैं। देन थीम और सेंट्रल आइडिया। अभी थीम मतलब क्या होता है, सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है? तो जो कविता का भावार्थ है, आपको क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया मतलब कविता का जो भावार्थ है वो सारांश में 2 या 3 सेंटेंस में आपको लिखना होता है, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको रहता है। तो सेंट्रल आइडिया क्या हो सकती है? कभी कभी देखो पोएम दिया रहता है, उसके ऊपर देखो ऑथर का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो उसके जब एंड वो होता है उसकी इंफॉर्मेशन, तो लास्ट की 2 लाइन जो तो आपको समझ में आई गई रहती है, तो उसका खाली भावार्थ आपको आपके शब्दों में लिखना होता है। द इम्पोर्टेंस, अभी द थीम और सेंट्रल आइडिया जो भी है वोकलिटी स्लोअर की, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फादर एज अ रोल मॉडल इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। क्योंकि यहाँ पर जो है वोकलिटी स्लोअर डैडी जो पोएम है, उसमें डैडी जो है उसके मतलब फादर जो है उनको बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, तो वो फादर क्या है, उसका रोल मॉडल है। तो ये तो चीज आपको समझ में आई, खाली उसको सेंटेंस में आपको रूपांतरित करके लिखना है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फादर एज अ रोल मॉडल। The child in the poem wants to observe and imitate the life led by his or her father. वो क्या कर रहा है, उसके पापा की जो भी लाइफ चालू है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। Hence the child requests the father to be more considerate towards his or her needs, क्योंकि बच्चा ही है ये। तो बच्चों थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से ये हुआ था। तो थीम या सेंट्रल आइडिया जो भी है तो वो है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द फादर एज अ रोल मॉडल इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द चाइल्ड इन द पोएम वांट्स टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट द लाइफ लेड बाय हिज और हर father. Hence, the child requests the father to be more considerate towards his or her needs. मतलब जो भी उनकी नीड्स है, जो भी उनकी जरूरतें हैं, उनको वो बोल रहा है कि पापा आप थोड़ा सा हमें मतलब समझ के ये कीजिए ताकि हम आपको फॉलो कर सके। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। These are the points: title, first point, then second point is poet or author, then third point is rhyme scheme, then fourth is figure of speech, and then fifth is theme or central idea. तो ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको लिखना है, या आप इसको पैराग्राफ के तौर पर भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर टाइटल लिखा है, तो आप सब सेंटेंस इकट्ठा करके मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो, पर ये फॉर्मेट ठीक है क्योंकि ये पॉइंट वाइज रहेगा तो चेकिंग करने के लिए भी आसानी रहता है, और बहुत अच्छे तरीके से आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। देन यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बी सेक्शन में मैंने बोला था आपको कि 5 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन
पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। रीड द गिवन पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो ऑफ द पोएम। तो पोएम आपको मैंने पहले ही बोला कि आपको पोएम दिया रहता है। तो स्क्रीन पर आपको जैसे दिख रहा होगा कि मैंने थर्ड वाला पोएम जो है आपका सेकंड वाला, होप इज द थिंग विथ फीदर्स, वो यहाँ पर लिया है। तो होप इज द थिंग विथ फीदर्स जो है उसका एक पोएम आपको एक साइड में दिया है और फिर बाजू में आपको पॉइंट्स दिए हैं। तो पॉइंट्स में ही आपको ऐसे ही पॉइंट्स से, जैसे मैंने ये लिखा है, ऐसे ही आपको तो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में क्वेश्चन नंबर 3 के 20 सेक्शन में आता है। होप इज द थिंग विथ फीदर्स जो है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो मैंने पोएम यहाँ पर दिया है और पोएम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड में मैंने कविता दी है, पोएम दी है, और एक साइड में आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे कि कैसे आपको पॉइंट्स ये करने हैं, फॉलो करने हैं। वही जो पॉइंट्स जो मैंने पहले भी आपको बताए वही पॉइंट्स इसमें है। टाइटल है, नेम ऑफ द पोएट है, राइम स्कीम है, फिगर ऑफ स्पीच है, देन थीम और सेंट्रल आइडिया है। तो थीम और सेंट्रल आइडिया जो भी आप देख रहे हो, तो मैंने बाजू में आपको पोएम दिया है तो उसी में से ही आपको लिखना है। तो टाइटल जो है वो आएगा, द टाइटल ऑफ द पोएम इज होप इज द थिंग विथ फीदर्स, ऐसे ही आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? टाइटल के आगे आपको लिखना है होप इज द थिंग विथ फीदर्स, जो कि आपको देखो यहाँ पर दिया है। सेम टू सेम आपको लिखना है। होप इज द थिंग विथ फीदर्स जो यहाँ पर आपको दिया गया है, सेम टू सेम लिखना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा और आपके सामने ही वो आंसर है। देन सेकेंड है नेम ऑफ द पोएट। तो मैंने बताया था जहाँ पर पोएम एंड होता है, मतलब यहाँ पर जो देखो अभी मैं डार्क येलो से उसको ये कर रही हूँ। तो ये जो है बाय जो लिखा रहता है ना, बाय इमिली डिकिंसन, तो ये क्या है? उसका ऑथर का या पोएट का नाम है। नेम ऑफ द पोएट है इमिली डिकिंसन। तो आपको सेंटेंस के तौर पर कैसे लिखना है? सेंटेंस बना के, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज इमिली डिकिंसन, और द पोएम रिटन बाय इमिली डिकिंसन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। देन अगेन राइम स्कीम। तो राइम स्कीम कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको शब्द दिख रहे होंगे कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, पर हर एक इसमें राइम स्कीम नहीं होता है। अगर जिसमें राइम स्कीम नहीं है तो वो जो पोएम रहती है वो एक फ्री वर्स टाइप पोएम रहती है। तो जिसमें राइम स्कीम नहीं होता है, मतलब राइमिंग वर्ड्स जिसमें नहीं होते हैं। तो अभी ये देखो ये अप्रिसिएशन उसी का ही आंसर ये है, होप इज द थिंग विथ फीदर्स का। द टाइटल ऑफ द पोएम इज होप इज द थिंग विथ फीदर्स। देन पोएट जो भी है वो है द पोएटेस है, क्योंकि लेडीज है इसीलिए पोएटेस लिखा है। द पोएम इज रिटन बाय इमिली डिकिंसन। तो आपको क्या लिखना है? खाली इतना ही सेंटेंस आपको लिखना होता है, द पोएम इज रिटन बाय इमिली डिकिंसन। देन राइम स्कीम। अभी राइम स्कीम देखो, द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट टू स्टांजास इज ए बी ए बी, एंड द राइम स्कीम ऑफ द थर्ड स्टांजा इज ए ट्रिपल बी, ऐसे लिखा है ना। तो आपको राइम स्कीम जो है मतलब आपको स्टांजा वाइज भी अलग हो सकती है। तो आपको जितने स्टांजा यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि एक दो दिए हैं बराबर, तो राइम स्कीम कैसे निकालते हैं वो मैं पहले आपको बताती हूँ। आपको जो ये लास्ट लेटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे,
जो मैं रेड से देखो आपको हाईलाइट कर रही हूँ, और आपके पास भी नोटबुक रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो feathers, then soul, then words, then all, अंडरस्टैंड। तो ये जो है खाली इतने ही शब्दों को आपको देखना है। अभी जो पहला वर्ड है वो कोई भी वर्ड है उसको आपको ए कंसीडर करना है। क्या करना है? स्मॉल ए कंसीडर करना है। इसको क्या लिखना है आपको? स्मॉल ए कंसीडर करना है। दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पर? राइम स्कीम निकालना सबको आता होगा, पर एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। फीदर्स जो शब्द है उसको हमने क्या किया? ए कंसीडर किया। कोई भी पहला लेटर है, मतलब कोई भी पहला वर्ड है, जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है उसको हमने ए कंसीडर किया। अभी नेक्स्ट लाइन पे जिसको हमने रेड किया है उसको ही ध्यान देना है, सोल। अभी फीदर्स और सोल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है कि डिफरेंट है? तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। फीदर्स सोल अलग अलग है, तो आपको फिर इसको ए न देते हुए ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? बी अल्फाबेट आता है, इसीलिए आपको फिर उसको बी कंसीडर करना है। देन थर्ड लाइन पे आना है। वर्ड्स, वर्ड्स और फीदर्स लास्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। फीदर्स वर्ड्स, फीदर्स वर्ड्स, देखो बोलने पे भी समझ में आता है। दोनों का लास्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा मैच हो रहा है, इसीलिए उसको जो लेटर हमने दिया है, जो अल्फाबेट दिया है, वही अल्फाबेट उसके सेम प्रोनाउंसिएशन वाले शब्दों को देना है। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है पर ये ए कंसिडर है। ये क्या है? ए, क्योंकि फीदर्स को जो लेटर दिया है वही आपको वर्ड्स को भी लेटर देना है। देन सोल ऑल, ये भी सेम सेम है, इसीलिए मतलब ये राइमिंग वर्ड्स भी है देखो, और फिर प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसीलिए आप उसको इसको भी बी देना है। इसीलिए आपको राइम स्कीम में क्या आएगा? ए, पहले स्टांजा का क्या आएगा? ए बी, ए बी, और फिर सेकंड स्टांजा का भी अलग से निकालना है आपको। तो आप ये जो चीज मैंने आपको दिखाई है वो आप पेंसिल से कर सकते हो क्वेश्चन पेपर पे भी, और फिर खाली लिख के फिर उसको इरेज कर देने का है, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। ये सॉल्व करना है आपको। अभी वही सेम सेकंड स्टांजा का आएगा क्या? वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग भी आ सकते हैं, कभी कभी सेम भी आते हैं। अभी वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी का जो मैंने बताया तो उसमें सब स्टांजा का एक ही राइम स्कीम आया है, ए बी करके। तो अभी देखो यहाँ पर भी हमें सेम चीज करनी है। पहले तो हमें वो जो शब्द है उनको क्या करना है? हाईलाइट करना है। जो ये हर्ड है, देन स्टॉर्म है, देन बर्ड है, देन वॉर्म है, लैंड, सी, वॉर्म, लैंड, सी, एक्सट्रीमिटी, एंड लास्ट इज मी। तो ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किए हुए शब्द है उनके आगे अभी आपको फिर से ए से स्टार्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टांजा आप स्टार्ट करते हो ना, तो उसकी शुरुआत फिर से आपको ए अल्फाबेट से ही करनी है, ये ध्यान में रखना है। तो अभी आपको यहाँ पर भी आप अलग कलर से उसको ये कर सकते हैं, या आप तो पेंसिल से ही करोगे। तो हर्ड को ऑब्वियसली क्या लेटर आएगा? ए ही आएगा। क्या आएगा? ए। पहले पहला जो वर्ड है उसको हमेशा आपको ए ही कंसीडर करना है, चाहे अलग अलग स्टांजा में क्यों ना हो, पर आपको उसको ए ही लिखना है। देन सेकंड, अभी हर्ड एंड स्टॉर्म मैंने पहले भी बताया, आपको खाली प्रोनाउंसिएशन मैच करना है। तो हर्ड एंड स्टॉर्म अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए इसको बी आएगा। देन हर्ड, स्टॉर्म, बर्ड, अभी बर्ड हर्ड से मैच हो रहा है, इसीलिए इसको ए आएगा। देन वॉर्म, स्टॉर्म, वॉर्म, राइमिंग वर्ड से सेम प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए स्टॉर्म को जो लेटर दिया है वही अल्फाबेट वॉर्म को भी आएगा। देन लैंड, हर्ड, स्टॉर्म, बर्ड, वॉर्म, ये चारों में से किसका प्रोनाउंसिएशन लैंड से मैच हो रहा है? तो हर्ड, लैंड भी आ सकता है, इसीलिए आप उसको ये दे सकते हो।
क्योंकि लास्ट का लेटर भी सेम है। देन सी, सी किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, ना हर्ड से, ना स्टॉर्म से, ना बर्ड से, ना वॉर्म से, ना लैंड से। सी अलग है। तो ए हो गया है, बी अल्फाबेट यूज हो गया है, तो बी के बाद सी अल्फाबेट आता है, इसीलिए इसको, ये नया है, नया वर्ड आया है, इसीलिए इसको सी अल्फाबेट आपको कंसीडर करना है। देन एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी भी किसी से सी, एक्सट्रीमिटी, ई, ई आ रहा है ना, लास्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो ई आया आ रहा है, सी एक्सट्रीमिटी, ई ई आ रहा है, देखो ये ध्यान में रखना है आपको। और फिर इसको भी फिर आपको सी ही आपको कंसीडर करना है। देन सी मी, ये भी आपका सी ही आएगा। तो सबको समझ में आ गया होगा कि राइम स्कीम आपको कैसे लिखना है। तो राइम स्कीम ऑफ सेकंड स्टांजा, तो इसमें आपको अलग अलग सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों स्टांजा का जो राइम स्कीम है वो अलग है। तो आप पहला सेंटेंस ऐसे लिखोगे, द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टांजा इज ए बी, and the rhyme scheme of second stanza is A C C C। आया समझ में? तो राइम स्कीम आपको ऐसे लिखना है और उसको 1 मार्क्स है। तो ये बहुत इजी है, ये मैंने समझा के लिखा, इसीलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर जो है ये आपको मतलब समझना है। तो जैसे स्टांजा, जो स्टांजा दिए रहेंगे उसमें जो भी चीजें है वही आपको मतलब वही आपको एप्रिसिएशन में लिखना है, वही राइम स्कीम आपको लिखना है। अगर इसमें का एक ही पैराग्राफ आपको दिया रहता तो आपको खाली ए बी लिखना पड़ता। अगर आपको थर्ड स्टांजा दिया रहेगा तो उसका अलग आएगा, ये सेकंड स्टांजा इसलिए, थर्ड स्टांजा इसलिए अलग अलग इसका राइम स्कीम आपको आएगा। राइम स्कीम कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया कि आपको जो लास्ट वर्ड रहता है उसका ही आपको प्रोनाउंसिएशन मैच करना है बाकी के शब्दों से। आया समझ में? और वैसे ही अगर सेम मैचिंग हो रहा है तो वही अल्फाबेट देना है जो पहले को दिया है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको आपको अलग लेटर देना है, जो कि आपको ए टू जेड तक आप लेटर्स यूज करने हैं पर कंटिन्यू यूज करने हैं, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ऐसे ही आपको यूज करना है। देन फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच आपको मैंने बताया कि एलिट्रेशन बहुत सारे, सब पोएम्स में एलिट्रेशन ये जो है पुनरावर्तन जो होता है वो सब में होता है, क्योंकि अक्षर का, लेटर का पुनरावर्तन तो सब में ही होता है, वर्ड का नहीं होता है पर लेटर का सब में होता है। जैसे कि देखो आपको यहाँ पर दिया रहेगा, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, तो एस एस देखो दोनों में रिपीट हुआ है, तो आप एलिट्रेशन इसमें लिख सकते हो। तो फिगर ऑफ स्पीच में लिखना है आपको एलिटरेशन, ALLITERATION, स्पेलिंग गलत नहीं करना है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद है थीम या सेंट्रल आइडिया, तो आपको थीम क्या है, मतलब यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिगर ऑफ स्पीच कौन से लाइन में कौन सा है वो भी आपको इधर दिया है, एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी। तो आप, अगर आपका पेपर इम्प्रेसिव आपको लिखना है तो ऐसे डिटेलिंग भी लिखोगे तो अच्छी बात है, पर जिसको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो खाली एलिट्रेशन ये शब्द लिखेगा तो भी चलेगा। देन मेटाफर, देन पर्सोनिफिकेशन, इतने फिगर ऑफ स्पीच पूरे पोएम में है। देन थीम, अभी थीम क्या है, होप इज द थिंग विथ फीदर्स, तो उसमें पोएट को क्या समझाना है, किसको, मतलब क्या भावार्थ है इसका। द पोएटेस हैज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन दिस पोएम, मतलब आशा, होप मतलब आशा का मीनिंग अपने लाइफ में क्या होता है, तो उसको यहाँ पर पोएट ने बताने की कोशिश की। शी सेज दैट होप हेल्प्स अस टू डील विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, होप हेल्प्स अस टू सर्वाइव, डू वेल एंड कीप गोइंग, होप डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न, मतलब जो भी भावार्थ है आपको आपके शब्दों में लिखना है यहाँ पर, या उन अपने शब्दों में लिखा है, आपको आपके शब्दों में लिखना है, ताकि मतलब आपको जो भी भावार्थ उसका समझ में आया है वो आपको लिखना है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, भावार्थ लिखना कुछ ये नहीं है,
क्योंकि पोएम अगर आपको समझ में आया है तो आप भावार्थ भी बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो ऐसे ही आपको एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो है वो आपको लिखना होता है। और एप्रिसिएशन ऑफ पोएम के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अभी आपको मैंने ये भी बताया कि आपको कैसे ये करना है, पॉइंट्स कौन से लिखने होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। देन कविताएं कौन सी है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आपको पहले जो पहला जो पॉइंट है उसमें आपको वॉक अ लिटिल स्लोअर एक पोएम है। देन होप इज द थिंग विद फिदर, जिसका भी मैं हमने अप्रिसिएशन देखा है। देन कंपैरिजन, देन प्लीज लिसन, देन कोरोमंडल फिशर्स, थिंक टू अ बटरफ्लाई। ऐसी जो भी कविताएं है, सिल्वर है, व्हाट इज सक्सेस है, अभी इसमें से बाकी सिलेबस से ये भी हुई होगी 20% जो कट आउट हुआ है उसमें से। तो आपको फिगर एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो है वो आपको 5 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछा जाता है। और वैसे ही आपको वही पॉइंट के अनुसार आपको उसको लिखना होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एप्रिसिएशन ऑफ पोएम कैसे लिखते हैं, उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं। उसी तरीके से देखो, प्लीज लिसन का भी एप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो टाइटल जो है वही पॉइंट्स है, खाली आपको हेडिंग मतलब आंसर चेंज करने, खाली टाइटल है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज प्लीज लिसन। देन ऑथर और पोएट कौन है, एनोनिमस है, क्योंकि उसमें कोई भी ऑथर का नाम नहीं दिया है। वो भी मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे आपको एनोनिमस समझ में आता है। तो जैसे कि ये देखो, पहला पोएम दिया है तो ऑथर अननोन है। ऑथर अननोन है मतलब क्या, अपने को ऑथर का नाम नहीं पता है, तो आप ऑथर अननोन या कि कैसे आपको लिखना है। वैसे ही आपको सब पोएम का फिगर सॉरी एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो है वो आपको बताना है। तो देन राइम स्कीम जो है, ये फ्री वर्स पोएम है। कौन सा पोएम फ्री वर्स है, प्लीज लिसन, ये जो पोएम है वो फ्री वर्स पोएम है, क्योंकि ना उसमें राइमिंग वर्ड्स है, इसीलिए उसमें राइम स्कीम नहीं आता है। जो हमने ए बी जो भी कुछ निकाला है ना, वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक भी वर्ड किसी से मतलब राइमिंग वर्ड्स उसमें नहीं है। इसीलिए वो पोएम क्या है, फ्री वर्स उसे कहा जाता है। तो ऐसे अगर पोएम है तो वहां पर लिखना है आपको, देयर इज नो राइम स्कीम, सो दिस पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वर्स, ऐसे आपको लिखना है। देन फेवरेट लाइन तो आपको पूछा नहीं जाता है अभी। और लास्ट है फिगर ऑफ स्पीच, तो रिपीटेशन या एलिट्रेशन आप उसमें लिख सकते हो। देन सेंट्रल आइडिया जो भी है, द पोएम इज द नीड ऑफ एन एडोलेसेंट टू बी हर्ड पेशेंटली, क्योंकि लिसन करना है, बच्चे सुनते नहीं है, पेरेंट्स जो बोलते हैं आप एक कान से सुन दूसरे कान से छोड़ देते हो, तो ऐसे नहीं करना है। तो वो पोएम में बताया गया है कि आप पहले सुनो और फिर उसको रिफ्लेक्ट करो, जब आपका समय आएगा तब उसको रिफ्लेक्ट करो। सो यू आर इंक्रीजिंग योर हियरिंग कैपेसिटी। The poem also reflects on our habit of giving advice or offering help without hearing out the problems of teenagers. टीनेजर्स के जो भी प्रॉब्लम है उससे आप उसको सुनो, उस पे विचार करो जो भी है, और फिर उस पे आप आपकी राय दो। तो इस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया या थीम जो है वो आपको हर एक पोएम की अलग अलग आएगी, और अलग अलग तरीके से ही आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये खाली ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और उसी पॉइंट्स के अनुसार आपको अप्रिसिएशन लिखना होता है। तो ऐसे ही आपको जितनी भी पोएम्स है, यहाँ पर मैंने 2-3 खाली एग्जांपल्स लिए हैं, तो आपको जितनी भी पोएम्स है उतनी सब पोएम्स का आपको एप्रिसिएशन ऐसे आपको लिख के रखना है। जो भी पोएम हो जाता है उसका तुरंत एप्रिसिएशन आप लिख के रख सकते हो, क्योंकि कौन सी पोएम का एप्रिसिएशन आएगा वो किसी को भी पता नहीं है, समझ में है? तो इसीलिए आपको वो चीज ध्यान में रखनी है, और बहुत ही इजी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम सिंपली आप उसको लिख सकते हो।
सो थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अभी 2-3 मिनट है अपने पास। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एकदम सिंपल पॉइंट है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। अलग अलग कविताओं के एप्रिसिएशन आपको लिखने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको उसी पॉइंट्स का प्रैक्टिस करना है। और उसमें देखो, आपको ये जो 2 पॉइंट्स रहते हैं वो तो आपको दिए ही है ऑलरेडी, कविता में आए हैं, टाइटल है, ये है, पोएट या ऑथर है, ये भी आपको दिया रहता है। राइम स्कीम आप पोएम के जो स्टांजास दिए हैं उसमें से आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो। खाली आपको याद रखना है फिगर ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया भी। अगर आपको अच्छी तरीके से पोएम समझ में आया है तो आपके ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, तो भी बहुत इजी है। तो कम से कम 5 में से आपको 3-4 मार्क्स इसमें मिलने ही चाहिए। उस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 9th में प्रैक्टिस करोगे तो उसका फल आपको 10th में भी मिलेगा। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी ने हैंड रेस किया है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ प्रिया, पूछो। प्रिया। हेलो मैम। हेलो। यस मैम, मैं ये कह रहा था कि ये प्लीज लिसन का आप एक और बार बता सकती हैं? हाँ, प्लीज लिसन में आपको पॉइंट्स वही है। टाइटल क्या आएगा प्लीज लिसन का, आप बताओ। द टाइटल ऑफ द पोएम इज प्लीज लिसन। देन ऑथर कौन है, उसका भी ऑथर है अननोन है, इसलिए आप लिख सकते हो द पोएम इज रिटन बाय एन एनोनिमस। एनोनिमस या अननोन ऑथर आप उसको लिख सकते हो। देन राइम स्कीम बताया कि उसमें राइम स्कीम है ही नहीं, इसलिए उसको फ्री वर्स टाइप ऑफ पोएम है ये। तो आप लिखोगे उसमें कि देयर नो राइम स्कीम, सो दिस पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वर्स। देन फेवरेट लाइन तो आपको नहीं है, ये तो मैंने फोटो लिया है इसीलिए इसे दिख रहा है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? पोएट के बाद क्या आता है? राइम स्कीम के बाद आता है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच में आपको लिखना है रिपीटेशन या एलिट्रेशन। एंड देन सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो सेंट्रल आइडिया क्या आएगी कि जो भी बच्चे हैं, एडोलेसेंट जो है, वो उन्होंने अपने टीन एज में लिसनिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द नीड ऑफ एन एडोलेसेंट टू बी हर्ड पेशेंटली। पेशेंटली आपको सब चीजें सुननी है। हम आधा ही सुनते हैं और आधा आधा ही बात लेके जाते हैं। तो दिस पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर हैबिट ऑफ गिविंग एडवाइस और ऑफरिंग हेल्प विदाउट हियरिंग आउट। हम किसी को भी एडवाइस तो बहुत मुफ्त में मिलता है, इसलिए हम किसी को भी एडवाइस देते रहते हैं। पर पहले सोचो कि वो एडवाइस उसके लिए काम का है नहीं है, और फिर सोच विचार करके ही आपको कुछ भी डिसीजन लेना है। ऐसा सेंट्रल आइडिया जो भी है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। खाली इतने ही पॉइंट्स आपको लिखने होते, यही 5 पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए हैं, यही 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं प्लीज लिसन के भी। आए समझ में? यस। और किसी को कुछ डाउट है? ओमपाल। हेलो। हेलो। ओम बोलो। मिस, राइमिंग वर्ड से कॉपी बता प्लीज। इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं पूछते हैं, राइम स्कीम पूछा जाता है। राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम में फर्क है। राइमिंग वर्ड्स में आपको शब्द लिखने होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सोल ऑल, ये राइमिंग वर्ड्स है। तो वर्ड्स अगर पूछा जाता है तो आपको सोल डैश ऑल ऐसे लिखना होता है, पर राइमिंग वर्ड्स एप्रिसिएशन में नहीं पूछा जाता है, वो कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है। तो आपको खाली प्रोनाउंसिएशन इसमें देखना होता है। राइम स्कीम में क्या होता है, हर एक सेंटेंस के जो लास्ट का वर्ड होता है, जैसे फीदर्स है, सोल है, वर्ड्स है, ऑल है,
तो इसमें से फीदर्स को आपको क्या कंसिडर करना है, स्मॉल ए। उसके बाद आए हम सोल पे, तो सोल और फीदर्स अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कुछ भी मैचिंग उसमें नहीं है, तो उसको आपको लिखना है बी। देन थर्ड में है वर्ड्स, फीदर्स वर्ड्स, स लास्ट में आ रहा है देखो प्रोनाउंसिएशन, तो आपको उसको भी ए ही देना है जो कि आपने फीदर्स को दिया है। जबकि फीदर्स और वर्ड से राइमिंग वर्ड्स है क्या, नहीं है। तो फिर फीदर्स वर्ड से सेम प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए आपको राइमिंग वर्ड्स जो भी होती है जोड़ियां, उसको आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, ना कि वर्ड्स लिखने होते हैं, डिफरेंस वही है। आया ध्यान में? हेलो, ओम आपको तो बच्चों आपको एप्रिसिएशन ऑफ पोएम कैसे लिखना है शॉर्टकट में या पॉइंट वाइज जो भी मैंने बताया है वही ध्यान में रखना है, और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। सर लीव कर दो ना? हेलो, ठीक है मैडम, आप लीव कर सकती हैं। ओके थैंक यू।
हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर जी, आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 सर जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, माइक ऑन कीजिए आपका। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है अब आपको? हेलो 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 सर, आपको आवाज आ रही हो तो आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए।
हेलो, अभी आवाज आ रही है सर? अभी हुआ ज्वाइन। हाँ हेलो? सर, आवाज आ रही है अब आपकी। हाँ, वो तभी क्या है सर, मैं बार बार कर रहा हूँ तो मुझे अलाउ नहीं है, ऐसा आ रहा था मैसेज। तो नहीं अभी हो गया ठीक है सर। सर, आप अपना पीपीटी शेयर कीजिए, स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके सर, कोई प्रॉब्लम। सॉरी। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। एक आज हम मिनट लोग सर, एक मिनट सर, एक हाँ मिनट।